नेगेटिव भी कर सकते हैं, पॉजिटिव भी कर सकते हैं। मंडल कमीशन के बाद जो आरक्षण लागू हुआ तो जो पिछड़ी अति पिछड़ी ओबीसी जाति के लोग थे उनकी सत्ता में भागीदारी बढ़ी, उनको नौकरियों में जगह मिली, तो उससे फ़ायदा भी हुआ। लेकिन जिस तरह से जाति भावना भड़का और लोगों को अपनी जान तक देनी पड़ी, जाति के नाम पर लोग आपस में लड़ने लगे, अगर वो होगा तब तो बिहार आगे जाने के बजाय पीछे चला जाएगा, बैक गियर लग जाएगा बिहार में। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। बिहार में कराए गए जातीय गणना शुरू से ही विवादों में रहा है, यहां तक कि पूरा मामला कोर्ट तक भी चला गया था और कल यानी 2 अक्टूबर को इस जातीय गणना की रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी गई। इसके साथ ही एक बार फिर से इस रिपोर्ट और सर्वे को लेकर इस पर सवाल उठने शुरू हो गए। साथ ही ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो रिपोर्ट जारी की गई है वो फर्जी है। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए अभी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्यूष जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले एक तरफ बीजेपी शुरू से ये कहती आई है कि हम इस सर्वे के विरोध में नहीं है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कह दिया है कि बिहार सरकार समाज को तोड़ने का काम कर रही है, ऐसा क्यों? देखिए, जातीय जनगणना कोई छोटी बात नहीं है। नीतीश कुमार देश के पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने जातीय जनगणना करा ली है। दूसरे राज्यों में कराई गई लेकिन कभी रिपोर्ट जारी नहीं हुई, लेकिन नीतीश कुमार पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने जातीय जनगणना कराई और कोर्ट में मामला गया, फिर भी वो जीते और रिपोर्ट भी जारी हो गई है। ये छोटी घटना नहीं है, बहुत बड़ी राजनीतिक घटना है और नीतीश कुमार ने बिल्कुल एक अलग राजनीति को दिशा दे दी है। देखिए, बिहार में ओबीसी की आबादी 27% है और सरकार में ओबीसी के मंत्री का प्रतिशत जो है वो 55% है। बिहार में 15% स्वर्ण जाति के लोग हैं, यानी उनकी आबादी है, लेकिन 26% विधायक हैं बिहार विधानसभा में और 33% सांसद हैं स्वर्ण समाज के। 2.87% वाले मुख्यमंत्री हैं। जिस बिरादरी के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उसका परसेंटेज क्या है? 2.87, सबसे कम। ये जातीय जनगणना हुई है तो कई जातीय छत्र अब उभर कर सामने आएंगे और मान लीजिए कि अब मंडल 2 की स्टोरी तैयार है, पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी है। आपको याद ही होगा कि मंडल कमीशन को लेकर कितना देश में बवाल हुआ था और अब मंडल 2 की शुरुआत हो गई है, मानकर चलिए। और यही कारण है कि बीजेपी के नेता इसका विरोध कर रहे हैं। पशुपति पारस ने कहा कि पासवान जाति की संख्या छिपा दी गई क्योंकि पासवान जेडीयू को वोट नहीं करते हैं। उन्होंने बहुत आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि पासवान जेडीयू को वोट नहीं करते हैं इसलिए उनको सज़ा दी गई है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि फर्जीवाड़ा किया गया है, जातीय जनगणना हड़बड़ी में जारी की गई है। और उन्होंने यहाँ भी कहा कि अगर जातीय जनगणना में की रिपोर्ट जारी की गई है तो आर्थिक स्थिति क्या है जातियों की, वो भी जारी होनी चाहिए थी। फिर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जाति के आधार पर लोगों को, समाज को बांट करके ये राजनीति कर रहे हैं, ये बड़ा पाप है। तो ये तो राजनीति है, चलती रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि मुझे लगता है कि जनगणना के नतीजा सामने आने के बाद बिहार की सियासत में राजनीतिक भूचाल आना तय है। सबसे पहले बिहार सरकार के जाति सर्वे के बाद सरकारी नौकरियों में जनसंख्या के हिसाब से हिस्सेदारी की बात उठेगी कि किस जाति के कितने लोग सरकारी नौकरी में हैं। क्योंकि नीतीश कुमार ने आज बैठक बुलाई थी, सर्वदलीय बैठक, और उस बैठक में भी ये मुद्दा उठा। तो मानकर चलिए कि जो नेताओं के बयान आ रहे हैं, लालू यादव का बयान आया था, आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी, मतलब जिसकी जितनी जनसंख्या होगी उसको उतना ही हिस्सा मिलेगा सत्ता में, सरकार में। मंडल कमीशन की रिपोर्ट 1989 में आई थी और आने के बाद देश में क्या हुआ था आपको पता ही है। पूरी राजनीति बदल गई थी। रिपोर्ट लागू होने के बाद इसकी बहुत बड़ी कीमत समाज को चुकानी पड़ी थी। मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू करने के विरोध में देश भर में 100 से अधिक युवाओं ने विरोध स्वरूप अपनी जान दे दी थी। अब मंडल 2 की स्टोरी शुरू हो गई है, तो क्या होगा कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन शुरुआत हो चुकी है। अब मंडल 2 की बारी है और गनीमत है कि जातिगत जनगणना के सर्वे में
ये जो सर्वे है इसको जातीय जनगणना, ये जातीय जनगणना नहीं, इसको सर्वे सरकार कहती रही है। और सर्वे के आधार पर मान कर चला जा रहा था कि कोई फैसला नहीं होगा। लेकिन नीतीश कुमार ने जो विपक्षी दलों की बैठक की, सभी दलों की बैठक की, और लालू यादव ने जो मांग कर दी है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी, उससे तो लगता है कि अब सर्वे तक ही सीमित नहीं है। मतलब सरकार का मकसद केवल यही नहीं है कि किस जाति की कितनी जनसंख्या है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है और उसके हिसाब से योजना बनाना है। दरअसल सरकारी नौकरियों में जाति के आबादी के हिसाब से उनकी भागीदारी दिलाना भी है। तो वहीं से शुरू हो जाएगी फिर मंडल वाली बात, और विरोध शुरू होगा, क्योंकि अब तो सरकारी नौकरियों में इनको लाने के लिए सवर्णों को बाहर करना पड़ेगा, उनको रोकना पड़ेगा। तो मंडल कमंडल की लड़ाई एक बार फिर से शुरू हो सकती है। मुझे लगता है कि इसकी पृष्ठभूमि नीतीश कुमार ने रच दी है। दोबारा प्रयोग हो रहा है मंडल कमंडल। लेकिन जैसा आपने कहा कि अब मंडल 2.0 की स्क्रिप्ट तैयार हो गई है, लेकिन जब पहली बार मंडल कमीशन आया था तो उसका एक बहुत ही नेगेटिव परिणाम रहा था समाज में। तो क्या फिर से वो सब दोहराया जा सकता है बिहार में? उसको नेगेटिव भी कह सकते हैं, पॉजिटिव भी कह सकते हैं। मंडल कमीशन के बाद जो आरक्षण लागू हुआ तो जो पिछड़ी अति पिछड़ी ओबीसी जाति के लोग थे उनकी सत्ता में भागीदारी बढ़ी, उनको नौकरियों में जगह मिली, तो उससे फ़ायदा भी हुआ। लेकिन जिस तरह से जाति भावना भड़का और लोगों को अपनी जान तक देनी पड़ी, जाति के नाम पर लोग आपस में लड़ने लगे, अगर वो होगा तब तो बिहार आगे जाने के बजाय पीछे चला जाएगा, बैक गियर लग जाएगा बिहार में। तो मुझे लगता है कि अब देखना ये है कि क्या होता है, क्योंकि अगर वाकई जनसंख्या के आधार पर सरकारी नौकरियों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने को लेकर आरक्षण को नए सिरे से लागू सरकार करेगी तो बवाल मचेगा, हंगामा होगा, विरोध भी होगा। और 2020 के चुनाव में बिहार की राजनीति में बीजेपी जेडीयू गठबंधन का फार्मूला लागू हुआ था। लागू तो मैंने 15 साल से नीतीश कुमार बीजेपी के साथ ही हैं, 17 साल से। लेकिन 2020 के चुनाव में बिहार की राजनीति में बीजेपी जेडीयू का जो गठबंधन था उसका सबसे ज़्यादा फायदा मिला स्वर्ण समाज को। यादव, कुर्मी और कुशवाहा जैसी जातियों के लिए वो नुकसानदेह साबित हुआ। मतलब नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ रहे हैं तो स्वर्ण समाज की राजनीतिक हिस्सेदारी बढ़ी है, और जब नीतीश कुमार अब आरजेडी के साथ हैं तो मानकर चलिए कि स्वर्ण समाज की राजनीति में हिस्सेदारी घटेगी। और जो आंकड़े हैं वो बड़े अलग तरह के हैं। आप मान के चलिए कि इस गठबंधन माने बीजेपी और नीतीश कुमार के गठबंधन के चलते ओबीसी समुदाय से आने वाली जातियों के विधायक की संख्या घट गई थी। घटने के बाद भी यादव अपनी संख्या 14% बनाने में सफल रहे थे। यादव 14% विधानसभा में थे। सबसे ज़्यादा 21% विधायक भेजने में यादव पर सफल रहे थे। यादवों की संख्या सबसे ज़्यादा है बिहार में ना। और बीजेपी के साथ जब नीतीश कुमार गए तो उनकी संख्या घटी, फिर भी 21% विधानसभा में सीटें जीत कर वो आए। बिहार विधानसभा में इस बार हर 4 विधायक में से 1 स्वर्ण विधायक है। बीजेपी के साथ नीतीश कुमार लड़े तो इसका फ़ायदा ये हुआ कि हर 4 विधायक में से 1 स्वर्ण विधायक है, मतलब 25% से ज़्यादा स्वर्ण विधायक हैं। इस तरह से राज्य की 243 विधानसभा सीटों में से 64 विधायक जो हैं वो स्वर्ण समाज से आते हैं। बिहार में कुल 28 राजपूत विधायक जीत कर आए हैं, जबकि 2015 में 20 ही विधायक जीत पाए थे। 2020 में 8 बढ़ गए। इसी तरह 3.4% जनसंख्या वाला राजपूत समुदाय 11.5% के करीब हिस्सेदारी उसकी रही राजनीति में। इसी प्रकार 2.86% वाला भूमिहार समुदाय करीब 4 गुना अधिक विधायक जिताने में कामयाब रहा और करीब 21 भूमिहार विधायक चुनकर विधानसभा पहुँचे। 2015 में 17 विधायक चुने गए थे, 2020 में 21 पहुँच गए। 2020 में 12 ब्राह्मण विधायक चुनाव जीते हैं, जबकि 2015 में 11 विधायक बने थे ब्राह्मण। तो मुझे लगता है कि अभी जो जनसंख्या की रिपोर्ट आई है जिसमें ब्राह्मण नंबर 1 पर हैं स्वर्ण समाज में, राजपूत नंबर 2 पर हैं, भूमिहार नंबर 3 पर हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कम राजनीतिक हिस्सेदारी ब्राह्मणों की है। अब
सोचिए कि राजपूत जो समाज है, चाहे भूमिहार समाज है, उसकी जनसंख्या कम है, फिर भी उसके 28-30 विधायक हैं। उस हिसाब से ब्राह्मणों की जितनी जनसंख्या है उनके कम से कम 30-32 विधायक होने चाहिए, लेकिन उनको किसी राजनीतिक दल ने टिकट ही नहीं दिया। कम लोगों को टिकट दिया, कम लोग जीत कर आए। तो अब उनकी भी मांग बढ़ेगी, तो सब जनसंख्या के आधार पर अपनी मांग करेंगे। स्वर्ण समाज के जो लोग हैं कहीं आपस में न टकरा जाएं, भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत आपस में न टकराएं कि भाई हमारी जनसंख्या ज़्यादा है तो हमारी भागीदारी ज़्यादा होनी चाहिए। तो एक तीर से कई निशाने नीतीश कुमार ने साधे हैं और मुझे लगता है कि इसका दूरगामी परिणाम होगा। दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेता साफ तौर पर ये आरोप लगा रहे हैं कि इसमें जो आर्थिक स्थिति है उसका कोई वर्णन नहीं है रिपोर्ट में, तो नीतीश सरकार केवल राजनीतिक तौर पे फायदा उठाने की कोशिश कर रही है इस सर्वे से। इस बात में कितनी सच्चाई हो सकती है? करीब 7 या 8 सवाल पूछे गए थे और उन सवालों से लगता है कि सरकार सब कुछ जानने की कोशिश कर रही थी कि आप किस जाति से आते हैं, आपके घर में कितने सदस्य हैं, कौन क्या करता है, सबकी आमदनी कितनी है। लेकिन बहुत सवालों का जवाब लोगों ने दिया नहीं, लोगों ने अपना इनकम नहीं डिस्क्लोज किया, बहुत लोगों ने। तो आर्थिक आधार पर सर्वे हुआ है, उसका सही अंदाज़ा लग पाएगा बड़ा मुश्किल है मुझे लगता है, क्योंकि लोगों ने ये तो बता दिया कि हमारे इतने बेटे हैं, हमारे इतनी पुत्रियां हैं और क्या क्या करते हैं, लेकिन उनकी कमाई क्या है, इनकम क्या है, उसे लोगों ने छिपा लिया जो सर्वे की टीम है उसके अनुसार। और कई लोगों की शिकायत ये भी है कि उनका आधार कार्ड बिहार का है, गांव का है, और रहते हैं दिल्ली में हैं, मुंबई में हैं, बाहर रहते हैं, क्योंकि लाखों लोग बाहर रहते हैं। आप कह सकते हैं करोड़ों लोग बाहर रहते हैं बिहार के। जो बिहार के बाहर रहने वाले लोग हैं उनकी संख्या सरकार के अनुसार तो 50 लाख से ज़्यादा नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से करोड़ों की संख्या है उनकी। तो उनकी शिकायत ये है कि उनसे कोई पूछा ही नहीं, उनकी गिनती ही नहीं हुई, उनका जो पता है गांव का वहाँ कोई गया ही नहीं, जनगणना से संबंधित अधिकारी या कर्मचारी, तो उनको क्यों छोड़ दिया गया। तो जो कहा जाता था कि पहले राजपूत 5% 4% के बराबर थे, उनकी संख्या घट गई क्योंकि वो ज़्यादा बाहर हैं, उनकी गिनती नहीं हुई। कहा जाता है कि ब्राह्मण जो पढ़े लिखे हैं, ज़्यादातर ब्राह्मण बाहर सेट हो गए, उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनकी भी गिनती नहीं हुई, तो उनकी संख्या भी घट गई। 6% से 3.5% के आसपास आ गए। उसी तरह से भूमिहार समाज के लोग तो पूरे देश भर में फैले हुए हैं, उनके लोग भी बाहर हैं, उनके घर तक भी अगर जनगणना की टीम नहीं पहुंची तो उनकी जनसंख्या बहुत घट गई। जो 4% 5% का दावा किया जाता था अब 2.67 पर आ गया। तो ये आरोप लग रहा है कि जनगणना में झोल है, गड़बड़ झाला है और ठीक से नहीं किया गया है। आनन फानन में टेबल पर बैठ के एक जारी कर दिया गया, एक सूची बना दिया गया है। तो कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा सरकार को। सरकार कर सकती है अगर ईमानदारी से जवाब देना चाहती है। संशोधन की भी मांग की जा रही है। नहीं, सरकार रैंडमली कोई गांव का नाम उठाए और उस गांव का औचक निरीक्षण करा ले कि भाई इस गांव के बारे में रिपोर्ट क्या कहती है और वास्तविकता क्या है। लेकिन सरकार को ऐसा करने के लिए बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा, बड़ा कलेजा दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अपनी गलती को उजागर करना तो कोई नहीं चाहेगा। जो भी हो, नीतीश कुमार ने मास्टर स्ट्रोक खेला है मुझे लगता है जनगणना को लेकर। जातीय जनगणना की मांग तो बहुत दिनों से होती रही है, कई राज्यों में हुई भी, लेकिन कोर्ट के पेच में फंस गया मामला। लेकिन इस बार सफलता मिली है उनको। चुनाव के पहले इसका इस्तेमाल खूब जमकर करेंगे। अब जातीय समीकरण का पूरा ध्यान रखेंगे लालू यादव, नीतीश कुमार या इंडिया गठबंधन के नेता। और दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी को लालू यादव आगे कर रहे थे, इंडिया गठबंधन उनको नेता के रूप में आगे कर रहा था। नीतीश कुमार को न तो उम्मीदवार बनाया गया पीएम पद का और न ही संयोजक। नीतीश कुमार ने एक तगड़ा जवाब दिया है, क्योंकि राहुल गांधी अब लगातार ओबीसी की बात कर रहे हैं। एक राष्ट्रीय पार्टी का नेता पहली बार ओबीसी कर रहा है, तो वो ओबीसी कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने एक खेल कर दिया, जातीय जनगणना भी करा दी, मतलब एक तरह से ओबीसी को उनका हक दिलाने के दिशा में एक बड़ा कदम उठा दिया। तो राष्ट्रीय स्तर पर भी राहुल गांधी से आगे अपने आप को खड़ा कर लिया है। अब देखिए अब क्या होता है, इसका असर राजनीति में देखना होगा। लेकिन ये मानकर चलिए कि जातीय जनगणना के बाद कई जातियों के छत्रप सामने आएंगे, नए नए छत्रप सामने आएंगे। क्योंकि अब जैसे मंडल में लालू यादव, नीतीश कुमार उभर कर सामने आए थे, तो उसी तरह से आनंद मोहन सामने आए थे, पप्पू यादव बड़ा नेता बनकर आए थे।
तो मंडल 2 में भी नए नए नेता आएंगे। हाँ, जाति जनसंख्या के आधार पर वो आंदोलन करेंगे अपनी राजनीतिक भागीदारी की, अपने राजनीतिक हिस्सेदारी की, और उसको लेकर के पूरे बिहार में बवाल भी हो सकता है। अब ये भी हो सकता है कि राजनीतिक हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए भी मांग करेंगे कि भाई जिस जाति की जितनी आबादी है उसके हिसाब से विधानसभा संसद में उनकी संख्या होनी चाहिए। लेकिन ये बहुत आसान नहीं है, क्योंकि ये तो जनप्रतिनिधि कानून है, उसमें संशोधन करना पड़ेगा, लेकिन मांग उठ सकती है। लेकिन सरकारी नौकरियों में जनसंख्या के आधार पर उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो, ये मांग तो उठेगी। और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जनसंख्या के आधार पर आरक्षण को नए सिरे से आगे बढ़ाएंगे और उसको लेकर गुलबंदी हो सकती है पिछड़ों की, दलितों की, उनके पक्ष में। तो यही तो हुआ था मंडल में, और क्या हुआ था। तो बीजेपी इसलिए इसका विरोध कर रही है कि जातीय हिंसा कराना चाहते हैं, जातीय उग्रता फैलाना चाहते हैं, जातीय राजनीति कर रहे हैं लोग। लेकिन अब तो नीतीश कुमार को जो करना था उन्होंने कर दिया है। इसका कितना फ़ायदा उनको मिलेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। जब से जातीय गणना की रिपोर्ट जारी की गई है तब से न केवल राजनीतिक बयानबाजी चल रही है, बल्कि इस रिपोर्ट पर लगातार आरोप भी लग रहे हैं। नीतीश कुमार पर भी आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने केवल राजनीतिक फायदे के लिए ये सब कुछ किया है। लेकिन इस पूरे मामले के क्या राजनीतिक मायने निकल कर सामने आ रहे हैं और आने वाले समय में इसमें और क्या कुछ हो सकता है, ये हमने समझा वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्यूष जी से। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।